मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अरावली को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार ने अनेक सफाई दे दी है, उसके बाद भी अरावली का जो इशू है वो ख़त्म नहीं हो रहा है और पूरा जन समाज जो दिल्ली से लेकर और गुजरात तक है वो सड़कों पर है, आंदोलन कर रहा है। तो इसके बारे में एक और आज तथ्य सामने आया है कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने और एमेकस क्यूरी ने, जो दो इसमें पार्टी थे, जब इसकी अरावली की 100 मीटर की जो सीमा तय की गई थी, उस 100 मीटर को लेकर जो विवाद है उस पर इन दोनों ने इनकार किया था और उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। सरकार ने भेजा तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। और उस वक्त चीफ जस्टिस BR गवई, आज उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया और एक टीवी चैनल ने उन्हें बहुत अच्छी तरह से ग्रिल किया कि आपने थ्रेशोल्ड क्यों नहीं रखा, आपने उन सब बातों को ध्यान में क्यों नहीं रखा कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा हो गया तो क्या होगा। जो झारखंड का जो सरकांडा इलाका है उसके बारे में भी जो बातें हुई थी कि उसके प्रोज एंड कॉन्स जानने हैं, यानी क्या उसकी अच्छाइयाँ क्या बुराइयाँ, इससे क्या नुकसान होंगे क्या फ़ायदे होंगे, इसको जानना जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कैसे उसे एक्सेप्ट कर लिया, इसको लेकर बड़ी बहस चल रही है। दरअसल पहले समझ लेते हैं कि ये 100 मीटर आया कहाँ से। जो बार बार बात हो रही है कि 100 मीटर का जो ऊपर का हिस्सा होगा वो अरावली होगा, जो 100 मीटर से नीचे होगा वो अरावली नहीं होगा, यानी जो प्रोटेक्शन है वो नहीं होगा। और सरकार ने तमाम तरह के जो तर्क दिए हैं उन तर्कों पर भी चर्चा कर लेते हैं। दरअसल इसलिए चर्चा करना जरूरी है कि जो पहाड़ है, अब उत्तराखंड चले जाओ, हिमाचल चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, अब जम्मू चले जाओ, वो तो सारा पहाड़ है। उसी पहाड़ी में सब कुछ हो रहा है, लोग भी हैं, शहर भी बस रहे हैं, घर भी बन रहे हैं, होटल भी बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है उस भी। और जो इकोलॉजिकल डिसबैलेंस हो रहा है वो इसी कारण हो रहा है कि पहाड़ों को हम संरक्षित नहीं कर पा रहे। लेकिन अरावली की परिस्थितियाँ थोड़ा सा अलग हैं, इसलिए हैं कि जो अरावली है वो बेसिकली भारत की एक शील्ड है, जो शील्ड जो थार रेगिस्तान है उसको नॉर्थ की तरफ आने से रोकता है। अगर अरावली ना होता तो जो थार का रेगिस्तान है वो रेगिस्तान अब तक जयपुर और आपका दिल्ली तक आ चुका होता, लेकिन ये अरावली है कि जिसने उसे रोका है। फिर जो राजस्थान के लिए जो पानी है, जो उसकी वाटर बॉडी है वहाँ, उसे जो पानी रिचार्ज होता है वो राजस्थान के लोगों को पीने को मिलता है। नहीं तो एक ज़माने में आपको याद हो कि राजस्थान में पानी की कितनी प्रॉब्लम थी और वो रिचार्ज के कारण संभव हो पाया कि लोगों को पानी पीने को मिल रहा है और वहाँ खेती भी हो पा रही है। फिर जो गंगा कैनाल गई है, जिसको अब उसका नाम इंदिरा कैनाल हो गया, उसके ने जो एक जीवन दिया है। और अब तो एक बार और हो गया कि नर्मदा से भी कैनाल निकल पड़ी है, तो उसके कारण भी राजस्थान को और गुजरात के जो पश्चिमी तट है वहाँ जो पानी मिल रहा है। लेकिन ये 100 मीटर कहाँ से आया, ये सबसे बड़ी इशू है। ये 100 मीटर इसलिए आया कि जैसे मंत्री ने बताया कि 100 मीटर को जो ज्योग्राफिकल जो कमेटी है, जो सेंट्रल इम्पावर्ड कमेटी है, उसमें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भूगर्भ विज्ञान के जो सर्वेक्षण के लोग हैं उन लोगों ने स्टडी करके ये दिया। लेकिन जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है वो कह रहा है कि हमने तो ऐसे कहा ही नहीं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कह रहा है कि हमने कहा कि 3 डिग्री स्लोप कहा था, यानी जो इतना भी अगर स्लोप होता और वो स्लोप जहाँ तक होता उसको हम अरावली में मानते तो अरावली का लगभग 99% इलाका संरक्षित हो जाता। लेकिन सरकार ने उसको 100 मीटर मान लिया। अब 100 मीटर पे जो सरकार अपनी तर्क दे रही है कि वो तर्क ये दे रही है कि अगर 100 मीटर होगा तो 100 मीटर का जहाँ कंटूर है वहाँ से 100 मीटर, यानी जो ऊपर आपको दिख रहा है ऐसा नहीं कि वही 100 मीटर है, जो ज़मीन के अंदर है उसको भी काउंट किया जाएगा। तो हो सकता है वो कोई पहाड़ी 80 मीटर हो, कोई 50 मीटर हो, तो वो भी 100 मीटर में गिरा जाएगा, क्योंकि 50 मीटर या 100 मीटर हो नीचे ज़मीन के अंदर होगा कंटूर जहाँ से पहाड़ी शुरू होगी। और ये भी कहा गया कि 2 पहाड़ियों के बीच में जो गैप होगा अगर वो 500 मीटर भी है तो उसको भी अरावली मान लिया जाएगा। लेकिन आपने अरावली की संरचना देखी है, जो गुजरात से लेकर और दिल्ली तक, जो दिल्ली का रायसीना हिल है वो भी अरावली पर्वत पर है, आपको पता है। और वो अरावली पर्वत अंग्रेजों ने काट कर और उसके ऊपर नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट, ये सारा जो बनाया था वो अरावली के ऊपर ही बनाया था। और वहाँ से लेके जो गुड़गांव बसा हुआ है वो अरावली के ऊपर ही बसा हुआ है। अब ये यहाँ से लेकर यानी रायसीना हिल से लेकर और गुजरात के जो 5 जिले हैं वहाँ तक ये फैला हुआ है। टोटल 37 जिले हैं।
तो 1,43,000 किलोमीटर का रेंज है ये, 1,43,000 वर्ग किलोमीटर है पूरा, अगर हम इसका एरिया देखें। तो इसमें से अब जो हाईएस्ट यहाँ चोटी है वो जो है गुरु पर्वत है। तो गुरु पर्वत जो माउंट आबू है, ये गुरु पर्वत है। इस गुरु पर्वत की जो ऊंचाई है वो है 1722 मीटर, केवल 1722, जो कि मेरा घर उत्तराखंड में है वो 1600 मीटर के ऊंचाई पर है। यानी मेरा जो पर्सनल, जो कि हम ऊंचे पहाड़ में नहीं आते, हम नीचे पहाड़ में आते हैं, फिर भी 1600 मीटर घर मेरा ऊंचा है। और जो राजस्थान की हाईएस्ट पहाड़ी है वो 1700 मीटर है, जबकि हिमालय की जो हाईएस्ट पहाड़ी वो 8,848 मीटर यानी एवरेस्ट है। कहाँ 8,000 और कहाँ 1600, तो ये अंतर है, जबकि 1600 तो मैं खुद रहता हूँ। तो अब ये जो 1600 मीटर 1700 मीटर हाईएस्ट पहाड़ी है, 1722 मीटर, और ये टोटल जो पहाड़ी इलाका है, पहाड़ियाँ हैं जो करीबन 12,080 पहाड़ी है। अब अगर 100 मीटर के इसमें अगर रेंज ले ली जाए तो उसमें 91% जो पहाड़ी हैं वो 100 मीटर से नीचे आ जाती हैं। तो यानी अभी तो सरकार कह रही है, सरकार ने जो कहा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, कहा है कि माइनिंग के नए पट्टे नहीं दिए जाएंगे, यानी जो पुरानी माइनिंग है वही कंटिन्यू करेगी और नए पट्टे नहीं दिए जाएंगे। इसलिए नया जो माइनिंग की खुदाई का जो आशंका है वो खत्म हो जाती है। तो माइनिंग खत्म हो जाती है। आपको पता है कि पूरे देश में जो संगमरमर के पत्थर लगते हैं वो यहीं राजस्थान से ही आते हैं। जो किशनगढ़ इलाका है, महेंद्रगढ़ का इलाका है, रेवाड़ी का इलाका है, और खासकर जो अजमेर का इलाका है, इस अजमेर के इलाके से ही जो लाल बलुआ पत्थर, और आप देखा है अपने भगवान राम को जो मंदिर बना है अयोध्या में, वो पत्थर भी यहीं से आया है, राजस्थान से ही आया है। तो राजस्थान से दोनों पत्थर मिलते हैं, एक तो लाल बलुआ पत्थर मिलता है जिससे आपका लाल किला बना आपका, और जितने भी जो मुगलों ने लाल पत्थर से जो इमारतें बना रखी वो सारी गुजरात की हैं। और इवन हमारी जो पार्लियामेंट है उसके पत्थर भी राजस्थान से आए हैं। और दूसरा जो सफ़ेद रंग है, जो संगमरमर है, वो भी राजस्थान से आया है। जैसे हमारा ताजमहल है वो भी राजस्थान के पत्थर से बना है। जो आपके घरों में जो संगमरमर लगता है वो भी लाल जो संगमरमर का सफ़ेद पत्थर है। कुछ पत्थर है जो बहुत कम है, जो जबलपुर से आता है, जो वाइट मार्बल है, लेकिन मोस्टली जो मार्बल है वो आपके राजस्थान से आता है। तो अवैध खनन होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और बिल्डर जो अरावली को काट काट कर मकान बना रहे हैं और कोठियाँ बेच रहे हैं, वो भी एक इशू है। तो ये 100 मीटर वाला जो झगड़ा है वो ये है कि सरकार ने जो कहा, जो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जियोलॉजिकल सर्वे और जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने मिलकर 100 मीटर के तय किए। लेकिन जो आज दो बातें आई हैं कि एक तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इन्होंने कहा कि 100 मीटर पैमाना नहीं होना चाहिए, 100 मीटर का कोई अंकगणित नहीं है, 3 मीटर का स्लोप होना चाहिए, यानी 3 मीटर ऐसे स्लोप होगा। तो 3 मीटर का मतलब हो गया कि लगभग 99% इसमें जो अरावली था वो संरक्षण हो जाता। और जो एमिकस क्यूरी है, उस एमिकस क्यूरी ने भी कहा, जो एमिकस क्यूरी क्या होता है, ऐसा वकील जो सरकार की मदद करता है, जो सुप्रीम कोर्ट की मदद करता है इस मामले में, जो पर्टिकुलर मामला दिया जाता है। तो एमिकस क्यूरी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये गलत है, ये जो है इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाने। उसके बावजूद सरकार ने रिकमेंड किया और सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर दिया। आज चीफ जस्टिस BR गवई को अपना डिसीजन को डिफेंड करने में दिक्कत हो रही है। आज वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने स्वीकार किया, हमने 100 मीटर वाला पैमाना स्वीकार किया, लेकिन वो ये उसको डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं कि उन्होंने क्यों किया। अब उसमें बहुत सारी बातें उसमें आ रही हैं, लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात आ रही है कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की बात नहीं मानी गई। अब उसमें सरकार ने क्या कहा, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नए पट्टे नहीं दिए जाएंगे, जो पुराने पट्टे हैं उनका भी एक साइंटिफिक उनकी स्टडी की जाएगी और इकोलॉजिकल देखा जाएगा। सरकार ने ये भी कहा कि जो अरावली क्षेत्र है उसमें 4 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें एक रणथंभौर भी बहुत है, सरिस्का है, रणथंभौर है, ये अरावली में ही है, और 20 इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और उसमें 20 से ज़्यादा जो वाटर बॉडी हैं। अगर आप उदयपुर चले जाएं तो उदयपुर में तो झीलों का शहर कहते हैं उदयपुर, तो बड़ी बड़ी झीलें हैं, और ऐसी झीलें और भी हैं। अगर आप चित्तौड़गढ़ चले जाएं वहाँ भी आपको झील मिलेंगी। तो ये झील
केवल और केवल अरावली के कारण है। और माउंट आबू अगर आप चले जाएं तो माउंट आबू में आपका वहाँ भी झील है, तो झील भी वो इसलिए है कि वो अरावली के कारण है। अरावली का जो रिचार्ज पानी होता है वहीं ये है। तो 100 मीटर अगर नहीं होता तो अरावली बच जाती। अब उसमें जो आशंका जो सरकार कह रही है हम ये तो माइनिंग के लिए, चलो माइनिंग नहीं है। अब क्या होगा, माइनिंग नहीं है तो क्या जब कोई बिल्डर देगा आपको प्रपोजल कि मैं माउंट आबू को काट कर एक सोसाइटी बनाता हूँ, तो आप क्या उसको परमिशन देंगे या नहीं देंगे? मैं गारंटी लेता हूँ कि आप ज़रूर देंगे। आप कहेंगे ये तो माइनिंग तो नहीं है, ये तो घर बना रहे, और आप देंगे। और ये भी कहेंगे आपकी 5-6% आबादी है वो अरावली में रहती है। अरावली में अनेक शहर हैं जो अरावली के ऊपर ही बसे हुए, चाहे अजमेर हो, जयपुर हो, उदयपुर हो, ये तो सारे अरावली के ऊपर ही बसे हुए हैं। तो आप कहोगे कि तो ऑलरेडी यहाँ 6% हैं, उसमें और बढ़ जाएगा तो क्या दिक्कत है? तो एक तो यहाँ खतरा ये हो जाता है। दूसरा जो सबसे बड़ा खतरा है कि आपने कहा कि दो पहाड़ों के बीच में अगर 500 मीटर का रेंज है उसको भी अरावली लेंगे, यानी जो नीचे हिस्सा है जो दो पहाड़ों को जोड़ता है, जो कॉल होती है उस कॉल के में उसको भी आप 500 मीटर में लेंगे। लेकिन अगर वो 500 मीटर से ज़्यादा हो गया तो, अगर वो 600 मीटर हो गया तो, और जो अरावली है भाई, अरावली तो हाइट ही कम है ना, अरावली तो सबसे हाईएस्ट उसकी 1700 मीटर है। तो अरावली में कई कई किलोमीटर ऊपर पहाड़ में जो कॉल जिसको हम बोलते हैं, यानी जो इसको हम जो घाटी जैसे बोलते हैं, तो घाटी कई कई किलोमीटर में है, वो 500 मीटर नहीं है, कई कई किलोमीटर तक लंबा रास्ता जाता है। फिर जाके पहाड़ी शुरू होती है, फिर वो पहाड़ी खत्म होती है, फिर कई किलोमीटर जाता है, फिर कई किलोमीटर में। तो 500 मीटर वाला जो दायरा है वो बहुत ही चालाकी से 500 मीटर को लिया गया है। 500 मीटर से ज़्यादा क्यों नहीं, ये नहीं क्यों नहीं कहा होगा कि जितने भी पहाड़ को जोड़ने वाली जो घाटियाँ होंगी उन घाटियों को भी हम अरावली में शामिल करेंगे। तो डाउट क्या हो रहा है कि आप माइनिंग के तो परमिशन नहीं देंगे, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि नए नए पट्टे जारी नहीं होंगे, लेकिन दूसरे भी तो हैं। आपको कारखाने लगाने होंगे, आपको हाउसिंग सोसाइटी बनानी होगी, आपको कोई उद्योग धंधा बनाना होगा, कोई आपको वेयर हाउसिंग बनानी होगी, तब क्या होगा? असल में अरावली को आज आप नहीं बचाएंगे तो आपकी पुश्तें, आपकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो आपको दुत्कारेंगी, गालियां देंगी कि आपने उनके भविष्य का ध्यान नहीं रखा। अभी जो क्लाइमेट चेंज के कारण असर हो रहा है, हिमालय का जो नुकसान हो रहा है, अरावली का जो नुकसान हो रहा है, और जो बड़े बड़े चौड़े चौड़े सड़कें बन रही हैं। आज आप ज़रूर कह रहे हैं कि हम 2 घंटे में यहाँ से देहरादून पहुँच जा रहे हैं, लेकिन ये आपको भविष्य बताएगा कि इन 2 घंटों में कितना नुकसान हो गया, कितने पहाड़ का नुकसान हो रहा है, कितने जो खेत का नुकसान हो रहा है। इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें बन गई, बननी चाहिए, क्योंकि सड़क बन गई तो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन डेवलपमेंट और इकोलॉजी के बीच में बैलेंस ज़रूर होना चाहिए। तो एक अरावली को बचाना बहुत ज़रूरी है। अरावली बचेगी तो रेगिस्तान दिल्ली की तरफ आने से रुकेगा, बचेगा। नहीं तो जो अनुमान लगा रहे हैं कि 2050 तक की स्थितियाँ अलग हो जाएंगी, लोगों को पीने को पानी नहीं मिलेगा, तो वो पूरे देश की स्थिति होगी, लेकिन अरावली को काटने से राजस्थान सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। तो ये ना हो। और दूसरा जो 100 मीटर वाला प्रॉब्लम है वो क्यों हुआ, इस पर देखिए। और जो BR गवई सफाई दे रहे हैं, एक टीवी चैनल, उनको खूब ग्रिल किया, अर्नब गोस्वामी ने खूब ग्रिल किया। तो जस्टिस गवई भी अपने जो डिसीज़न है उसको वो डिफेंड नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन्होंने उसको सेफ गार्ड नहीं रखा। उन्होंने कहा ये तो केवल माइनिंग का है, माइनिंग 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 सब लोग करें। भाई माइनिंग के अलावा और भी तो काम होते हैं, केवल माइनिंग ही होती है क्या? अगर पत्थर निकालना हमने बंद कर दिया ठीक है, बाकी भी तो काम होते हैं ना। आप वहाँ चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाएंगे, आप वहाँ फैक्ट्री लगाएंगे, आप वहाँ जो है हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाएंगे, फिर तो ऐसा काम करिए कि भविष्य आपको याद रखे, आपकी पीढ़ियाँ याद रखें, आपकी आने वाली पीढ़ियाँ क्या आप दे के जा रहे हो आने वाली पीढ़ी को। तो इस पर ध्यान रखिए, चर्चा कीजिए। और मित्रों, अगर आपको भी अरावली के बारे में और इन्फॉर्मेशन आपके पास है, या उन शहरों के बारे में जहाँ जहाँ अभी अवैध खनन चल रहा है, जैसे मैंने मंत्री को मैंने खुद पूछा, भूपेंद्र यादव को, कि गुड़गांव में तो बड़े पैमाने पर जो बिल्डर हैं वो मकान बना रहे हैं, वो अरावली की जो फुट हिल है वहाँ मकान बना रहे हैं, जबकि वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर रखा है, फिर भी कैसे वो बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, आपको राज्य सरकार को कहना चाहिए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि आप अपनी जिम्मेदारी टाल दो दूसरे के ऊपर। अपनी क्यों नहीं, क्योंकि आपके ऊपर आप फॉरेस्ट रिजर्व हैं, आपके पास कंजर्वेशन का है, आपके पास वाइल्ड लाइफ एक्ट है, आपके पास फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप भी अगर ऐसा कुछ समझते हैं, आप बताइए कि आप किस शहर में रहते हैं, और आप अगर अरावली के किसी शहर में गए हैं, वहाँ आपने क्या प्रॉब्लम देखी है,
क्लाइमेट को लेकर, इकोलॉजी को लेकर, और अरावली को कि उत्खनन यानी उसकी माइनिंग को लेकर वो ज़रूर मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में कीजिए, उसमें फिर मैं आगे बताऊँगा। अभी के लिए इतना, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।